चलिए, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में सारी चीजें बता दी थी, किस किस टॉपिक से आपको पढ़ाई करना है, कौन से ज्यादा आपके रेलवे एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे, वो सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर दी थी। आज ठीक उसी प्रकार से उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले फर्स्ट आपको वो सारी चीजें रिवीजन करवा देते हैं जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था। चलिए फटाफट हम क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भाई केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेबोजियर्स को। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र से। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए कि जो रसायन शास्त्र है, केमी केमी वर्ड कहाँ से लिया गया है? वो भी मिस्र का है। मिस्र में उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मिट्टी, वहां की मिट्टी रहेगी जिसे आप केमी कहते हैं, लेकिन केमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काला होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगा। फिर केमिस्ट्री कितने भागों में डिवाइड किया गया? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो नॉलेज करता है वहां तो आपका वन लाइन फैक्ट आएगा, वो आपसे बनना चाहिए, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आएगी वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है। केमिस्ट्री जो है सर तीन भागों में डिवाइड हुई है। पहला तो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा ऑर्गेनिक, और फिर तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन पार्टों में आपको पढ़ना है। आपको बताया गया था फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्यादातर एटॉम की बात अपन उसमें करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से बनी चीजों को बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉन या फिर गैर हाइड्रोकार्बन चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने याद रखा है 5 प्रकार के रूप। अगर बोलेगा मूल रूप से पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो 3। अगर बोलेगा मूल रूप से पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो 3 आंसर टिक करिएगा। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 5 टिक कर दीजिएगा। ठीक है। कौन कौन सी? चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, है ना। तो वो सारी चीजें आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर पदार्थों के वर्गीकरण तो हमने बता दिया, वो हमने बताया कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक प्रकार से आप अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको एटलीस्ट वोकेबलरी तो आनी चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज बोलते हैं, वो वोकेबलरी आनी चाहिए। फिर अब आते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना। आप ये बोल सकते हो जनरली जो मूल बोले थे उसको आप ये बोल सकते हो भौतिक अवस्थाओं। ठीक है। जो हमने मूल बोले थे आप उसे बोल सकते हो कि भौतिक अवस्थाओं पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ है ना? 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्रकार के पदार्थ होते हैं। अगर भौतिक अवस्थाओं की आप बात करते हो तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। आपको ये याद रखना है। कौन कौन से 3 प्रकार हो गए? वही हो गया सर, ठोस, द्रव और गैस। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, जबरदस्त तरीके से अगर आपको याद रहता है तो आपको देखेंगे आज या कल के क्लास में तो इतने मस्त मस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं वो टॉपिक आज ही आ जाएगा कि कल आएगा वो वाला चीज। ठीक है। कितनी स्पीड से अपन कवर कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। तो आपको ना इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है ठोस, द्रव, गैस में, वो पता होना चाहिए। भौतिक अवस्था में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठोस। ठोस का क्या होता है? आपको पता है कि जो उसके अंतरा अणु बल होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, इंटर मॉलिक्यूल, वो सब क्या होते हैं? ठोस में बहुत पास पास होते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। और पास पास होते हैं और इनका क्या रहता है? आपस में जो फोर्स रहता है वो भी बहुत पास पास रहेगा ना, बहुत मैक्सिमम रहेगा। तो ये जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल है वो, इनके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं ठोसों में। तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद द्रव। तो द्रव में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। ठीक है। थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर। और गैस में कुछ ज्यादा ही दूर होते हैं। हो भी रहा है कि नहीं दूर? ऐसे। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ठोसों में जो होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। उसके बाद द्रव में उससे कम होते हैं और गैस में सबसे दूर दूर होते हैं। आप ये याद रखते हो। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस, द्रव, गैस में प्रॉपर्टी, जो कि आपके डायरेक्टली इफेक्ट आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, अगर आपको नहीं आता है तो ये आना चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें होती है वो बता दें। ठीक है। ये मॉलिक्यूल ये पूरा भरा रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई ठोस ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि ये बीकर है, ये जरूरी नहीं कि कोई कंटेनर जिसको रखे हो, बस ये है कि कोई वस्तु है। मान लीजिए एक आयरन है, तो आयरन में साउंड ज्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पास पास में है। आप ऐसा ही बोल सकते हो। इसमें वो रहता है। ठीक है। या फिर अलग अलग साउंड आता है, वो भी कैसे डिपेंड करता है? इंट्रा मॉलिक्यूल के फोर्स के डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि साउंड अलग अलग आना। ठीक है। इसको बजा रहे हो अलग साउंड आ रहा है, यहाँ लोहा बजा रहे हो तो अलग साउंड आ रहा है। इस तरह से जब आप बजाते हैं तो अलग साउंड आता है, उसको बारे में किसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। चलिए हम बता दें। तो यहां पर तो हो गया ठोस। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। तो ठोस का क्या होता है? आयतन। आयतन और आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। निश्चित।
है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी शेप में रहेगा। अगर आपने एक लोहा लाया हो तो वो इस तरह का लोहा है तो उसी तरह में लोहा रहेगा, लेकिन अगर बलून लाया हो तो बलून पहले ऐसे हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी बलून को फैलाओगे तो गोली होगा, अलग अलग शेप ले सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है, गैसों पर डिपेंड करता है, और गैस कहीं पर भी कैसे भी जा सकती है ना उसको ओपन करोगे तो। यहाँ पर आते हैं द्रव की बात करते हो, तो द्रव आपको पता है कि पानी की बात हो रही है, तो पानी भी किसी भी अवस्था किसी भी आयतन पे हो सकता है, उसका आयतन फिक्स नहीं है। लोहे का मान लो अगर एक बॉल लिए हो, चाहे उसको ग्लास में डाल दो चाहे कहीं भी डाल दो, वो बॉल वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि उसका आयतन और वॉल्यूम फिक्स है ना, आयतन और आकार फिक्स है। बॉल है तो बॉल ही रहेगी, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाएगी, ठीक है। द्रव द्रव पानी की जब बात करते हो तो पानी को अगर ग्लास में रखोगे, पानी को अगर ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास जैसा आयतन, ग्लास जैसा शेप ले लेगा, और आयतन ग्लास का घेर लेगा, ठीक है। यहाँ पर और किसी चीजों पे रखोगे तो और किसी जैसे आकार ले लेगा, जबकि गैस का भी सही सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर याद रखना है, क्या होगा, द्रव इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, ठीक है। मतलब जो द्रव है ना, द्रव का आयतन तो निश्चित होगा, जितना पानी आपने एक इस बीकर में भरे हो उतना ही पानी दूसरे कंटेनर में आएगा, उतना ही पानी किसी और में जाएगा। 1 लीटर पानी को आप बॉटल में भी रख सकते हो, जग में भी रख सकते हो, लोटे में भी रख सकते हो, बहुत सारी अलग अलग जगह रख सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आयतन तो निश्चित होता है सर, मान लीजिए अगर 1 लीटर है, दो दो कुछ भी है, वो तो निश्चित होगा, परंतु आकार नहीं, परंतु आकार नहीं। अगर आपने उसको गिलास में डाल दिया तो गिलास के आकार का घेर लेगा वो पानी, और किसी में डाल दिए, बकेट में डाल दिए, किसी में भी, तो वो उस आकार का पानी घेरेगा, तो आकार निश्चित नहीं होता इसका, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं। अब आ जाते हैं गैस की बात करते हैं। गैस में क्या होगा, मेन बात है ना, राइटिंग पर नहीं जाना है आपको, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही है एग्जाम के ऊपर, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद आ जाते हैं किस पर बता दें, क्या क्या बता दें। पहले तो हम कैमरा को क्लीन कर दे, लगता है कि कैमरे में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, रुक जाइए, कैमरा पहले क्लीन कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, सारी चीजें प्रॉपर है, सब चीजें अच्छे से दिख रहा है, ठीक, अब सही दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा होगा। चलिए फिर आते हैं गैस पर। गैस की बात करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर जो आयतन होगा और आकार होगा वो भी परिवर्तनशील होगा, आयतन और आकार। आयतन और आकार जो होते हैं इसके दोनों के दोनों परिवर्तनशील होते हैं। आयतन भी इसका फिक्स नहीं होता है कि कितना क्या रहेगा, समझ पा रहे हो, इसका आयतन भी फिक्स नहीं होगा। एक्चुअल में जो आयतन होता है ना, वो हम आपको क्वांटिटी से बता दे रहे हैं, लेकिन आयतन नहीं, आयतन और घनत्व में ना अंतर होता है, वो सारी चीजें कभी ऐसे समझाएंगे तभी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गैसों का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा, कई बार दोनों अनिश्चित, दोनों परिवर्तनशील, दोनों परिवर्तनशील, ठीक है। याद रखोगे, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा वह पदार्थ किसे कहा जाएगा जिसका आकार और आयतन, सभी चीज जितनी भी चीज बताएंगे ना, छोटी बात बताएं चाहे बड़ी बात बताएं, हर बात से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बताना हमें जरूरी है, और बिल्कुल हम बताएंगे भी, ठीक है, कि चाहे हम छोटी बात बता दें या बड़ी बात बता दें, कि आखिर सर उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझाइए, वो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर यही बात पूछी जा सकती है कि वह पदार्थ की अवस्था जिसके आकार व आयतन निश्चित होते हैं क्या कहलाता है, तो आपको तुरंत बोल देना है ठोस। वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है, या फिर वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित या दोनों परिवर्तनशील होता है, गैस। इस तरह के फैक्ट आपको याद होने चाहिए, बड़ा फायदा करेगा। मिटा दें बातों को, ठीक है सर मिटा दीजिए, और कुछ तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं इसमें, ये चीज हो गई। अच्छा, हम और बता दें इसकी खास बातें क्या क्या हो सकती है, वो सब देख लो। अब यहाँ पर आपको ये गैसेस के उदाहरण उदाहरण की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर ठोस में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, वैसे आप जानते हैं फिर भी हम दे देते हैं कि ठोस में क्या हो जाएगा, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, इसने उदाहरण में यही दिया है, चाहो तो लोहा वोहा भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें दो ही उदाहरण देना है। इसके बाद चलते हैं क्या, पानी दूध तेल, ये क्या है आप तो जानते हो ना, पानी दूध तेल, मेन इसका पानी सबको मैक्सिमम आंसर देंगे, कभी हम बोलेंगे लिक्विड तो बोलेंगे वाटर, ठीक है, पानी। तो पानी दूध तेल ये सभी द्रव अवस्था में है, ऐसे हर चीजें द्रव अवस्था में, बहुत सारी ऐसी चीजें द्रव अवस्था में है। आयतन की जब बात करते हैं, सॉरी गैस की जब बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एलपीजी गैस, सीएच गैस, ये गैस वो गैस, कार्बन डाई, ये बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कोल गैस, और फिर मार्स गैस, मार्स गैस को आप जानते हो ना, मीथेन, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है,
एक और काम की बात, CH4, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, मीथेन गैस का, मीथेन गैस का CH4 फॉर्मूला होगा, उसे मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है, ये सब अच्छी तरह से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो मिटा दें इन बातों को ना, बिल्कुल आपने अच्छी तरह से लिख लिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम इनके बारे में कुछ कुछ और फैक्ट बता देते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी गतिज ऊर्जा की बात की जा सकती है, गतिज ऊर्जा, ये मानकर चलिए जितनी एक एक लाइन पढ़ाएंगे वो सब आपके काम की होगी एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अगर आपको ये पहले से बनता है तो फटाफट रिवीजन देखना, हमें नहीं लगता कि आप हमारी स्पीड को 2x की स्पीड पे देख पाएंगे, ठीक है। जहां तक आपका, आप भी कमेंट कर दीजिएगा देख पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि आप 2x की स्पीड पे देख पाओगे, बल्कि आपको ऐसा ना हो कि स्पीड कम करनी पड़ जाए, ठीक। तो बढ़िया बरकरार अगर आपको रिवीजन करना हो, चाहे कुछ करना हो, आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका अगर क्विकली रिवीजन है तो क्विकली रिवीजन हो जाएगा, और चीजें क्लियर, थोड़ी बहुत कहीं पर डाउट है तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, इसके बाद किसकी बात करेंगे, घनत्व की। ठोस द्रव गैस में, है ना, ठोस द्रव गैस में ठोसों को सॉलिड बोल दिया जाएगा, ठीक है। द्रव को ठोस हो गया, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड द्रव, उसके बाद गैस, गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। गतिज ऊर्जा हो जाएगी, घनत्व हो जाएगा, इसके बाद अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, घनत्व को आप क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं, अंतरा आणविक बल हो जाएगा, यहां पर अंतरा आणविक स्थान हो जाएगा, अंतरा आणविक स्थान, ये लिख देते हैं घनत्व। काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इंटर मॉलिक्यूल प्लेस, है ना, उनके बीच में जो प्लेस होता है, स्थान का मतलब प्लेस, इंटर मॉलिक्यूल प्लेस बोल सकते हो। अंतरा आणविक आकर्षण बल को क्या बोल सकते हो, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, है ना, कि उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। जैसे आपने ठोस पर देखा था कि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास 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 में थे, तो इनमें गति बहुत तेज चलेगी, स्लो चलेगी, क्या चलेगी, कैसी चलेगी, वो सब आपको बताना रहेगा, ठीक है। अंतरा आणविक आकर्षण बल हो जाएगा। यहां पर जाते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा किस किन मॉलिक्यूल की अधिक होगी, कैसे, क्या, ये होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ठीक है, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी की बात करेंगे कि इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, ससंजक बल, ससंजक बल होता है, और एक होता है असंजक बल, ससंजक बल। कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा ससंजक बल और संयोजक बल में अंतर बताइए, तो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में कितनी जल्दी और कितनी देर तक चिपके रहते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक मतलब कुछ माइंड में आइडिया होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। ससंजक बल क्या होता है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, एक बीकर है, एक बीकर में पारा, मतलब मान लीजिए कोई पानी नहीं रहता, ग्लास ग्लास नहीं देखे हो, कांच का ग्लास रहता है, उसमें एक बूंद पानी यहाँ लिखा रहता है, धीरे 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 नीचे जाता है, आ रही बात समझ में, धीरे धीरे वो पानी नीचे जाता है। तो बूंद और ग्लास के मध्य लगने वाला बल कौन सा है, असंजक बल है। क्यों है, क्योंकि सर उसमें दोनों जो है, एक बूंद है, वर्षा की बूंद मतलब एक पानी की बूंद है, और एक कांच है, दोनों क्या है, अलग अलग अणु है, दोनों के अलग अलग अणु है ना, ठीक है, ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। और ससंजक बल क्या होगा, जो एक ही प्रकार की चीजों में लगेगा, जैसे पानी और पानी के मध्य लगने वाला बल, पानी ऐसे लुढ़क रहा है उसके बीच, हालांकि इसको तो शांता भी कह देंगे, बट अपन को याद रखना कि ससंजक बल क्या था, इसको शांता भी कहते हैं, ये प्रवाह की दर। लेकिन हम बताना चाह रहे कि एक ही प्रकार के, मान लीजिए ठोस और ठोस के मध्य लग रहा हो, ठीक है, किसी किसी के मध्य लग रहा हो, पानी पानी आपस में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ही प्रकार के तत्व या अणु के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलेंगे आप, ससंजक बल, और अलग अलग के लिए असंजक बल बोल दोगे, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा ना, प्रत्यास्था, ससंजक बल भी हो जाएगा, जब तक डाउनलोड कर लो वो वीडियो, है ना। अभी आते हैं सारी चीजों को, गतिज ऊर्जा हो गई, घनत्व हो गया, अंतरा आणविक स्थान हो जाएगा, और ये सारी चीजें इंग्लिश में बता दी, क्या होगा, इलास्टिसिटी हो गया। ससंजक बल को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेंसिव बल, ठीक है, क्या बोल देते हैं, कोहेंसिव बल बोल देंगे। तो आपको याद रखना कोहेंसिव की कॉन्सिव, है ना, ऐसे करके कोहेंसिव बल है, ससंजक बल है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जाता है विसरण, इसके बाद आ जाता है विसरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जो काम की बात है वही आपको पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना कि हर बात से आपको क्वेश्चन बन जाए, हर एक बात से आपको क्वेश्चन बनाते बने और सारी चीजें बन जाए। उसके बाद आता है विसरण, विसरण को क्या ही बोलेंगे, डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन,
ठीक है, तो अच्छी तरह से ये सारी चीजें याद रखिएगा। डिफ्यूजन का डबल एफ, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, ये सारी चीजें हो गई। तो आप बताइए गतिज ऊर्जा किसमें तेज होगी, कौन जल्दी चलेगा, गैस जल्दी जल्दी जाएगी या द्रव जल्दी जल्दी जाएगा या ठोस? तो सबसे फास्ट कौन जाएगा? सबसे फास्ट गैस जाएगी। तो अपन इसको ना किस क्रम में अरेंज कर दे रहे हैं? बढ़ते क्रम में अरेंज कर दे रहे हैं। भले हमने लिख दिया ठोस द्रव गैस, लेकिन अब इसको अरेंज कर रहे हैं किस क्रम में, किस वे पर? बढ़ते क्रम में, कि सबसे ज्यादा किस में होगी। गतिज ऊर्जा सबसे तेज कौन गति करेगा भाई? गैस करेगी, उसके बाद लिक्विड करेगा, और उसके बाद ठोस। ठोस तो गति ही ना करे, खड़े ही रहे, लुढ़का दे तो धीरे धीरे लुढ़के। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो गति करते हैं किसके मॉलिक्यूल? गैस के, उसके बाद लिक्विड के, और सबसे कम ठोस के करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? घनत्व, डेंसिटी की बात करें तो ये सब डेंसिटी। डेंसिटी को ना आप ऐसे याद रख सकते हो कि कम से कम एरिया में कितने ज्यादा लोग हैं। डेंसिटी, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को डेंसिटी और वॉल्यूम में, तो कभी बताएंगे वॉल्यूम का कि ठीक है वॉल्यूम बराबर है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। वॉल्यूम बराबर है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या ही होती है डेंसिटी? आपको माइंड पे रखने के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, आप नहीं सुनते हो डेंसिटी, यहाँ बागों में घनत्व अधिक है, ये इसका घनत्व अधिक है, उसका घनत्व अधिक है। एक्चुअल में घनत्व या डेंसिटी होती क्या है? तो डेंसिटी क्या होती है समझिए, कम से कम एरिया में, एकदम ऐसी अपने लैंग्वेज में समझना है आपको। ठीक है, अपनी भाषा में कि आप समझ जाओ। तो कम से कम एरिया में, आपके घर पे इतना सारा एरिया है, आपके घर पर इतना सारा एरिया, 50 पेड़ लगे हैं, 50 पेड़ लगे हैं, और हमारे घर का इतना एरिया है और मात्र 5 पेड़ लगे हैं, लेकिन कैसे लगे हैं? तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई? यहाँ की। बात समझ में आ रही है? तो आपका वो जो डेंसिटी होता है, जिस मेजर किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है जनगणनाओं में भी डेंसिटी का काम आता है कि इधर पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व है, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं उसका क्राइटेरिया रहेगा। मतलब सबका अपना अपना एक स्केल होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि उसी स्थान पर या उतने ही जगह पर, आपके इधर जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग भले 25 पेड़ है, लेकिन जगह के अकॉर्डिंग वो पेड़ कम है। ठीक है, जगह के अकॉर्डिंग जो भी उनका मेजरमेंट यूनिट रहता है, वो तो जनगणनाओं की बात करें, लेकिन हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि उतने मॉलिक्यूल, मतलब अगर मान लिए इसके अपन ने 1 किलोमीटर के दायरे पर निकाले, या फिर ऐसे कर देते इसके। ठीक है, तो 1 किलोमीटर दायरे पर जो एवरेज निकाला जाता है, या फिर कुछ भी ये समझ लो कि दोनों के पास उतना ही है, इसके पास ज्यादा एरिया है और ज्यादा पेड़ है, और इसके पास कम एरिया कम पेड़ है। ठीक है, या फिर एरिया ज्यादा है ज्यादा पेड़ है। तो आपको ये समझना होगा कि इसके रेशो में किसका रेशो अधिक कहलाएगा। ठीक है, प्लेस और जो भी क्वांटिटी आपको दिया है, जिससे भी आपको मेजर करना है, जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा वही चीजें कहलाएगी। ठीक है, बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे, सारी चीजें बाद में देखते हैं। चलो, कि भाई कम से कम क्षेत्रफल में या कम से कम जगह पर कितना ज्यादा चीज होना, ठीक इसी प्रकार को आप डेंसिटी बोल सकते हो। कम से कम एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होना। ठीक है, अगर बात की जाएगी शहद और पानी की, तो किसकी डेंसिटी एक प्रकार से आप ज्यादा बोल सकते हो? शहद की। क्योंकि शहद का अगर मान लो कि लोगे आधा लीटर ले लो, 5 लीटर ले लो, 1 लीटर ले लो, और पानी का 1 लीटर लोगे। ठीक है, शहद का भी आपने 1 लीटर लिया, पानी का भी 1 लीटर लिया, तो पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो आप पानी का घनत्व कम बोल सकते हो, जबकि शहद का जो घनत्व है वो आप ज्यादा बोल सकते हो, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। दोनों का आयतन तो समान है, समझ रहे हो? दोनों का आयतन तो समान है, ये भी 1 लीटर का हो रहा है, ये भी 1 लीटर का हो रहा है, वॉल्यूम तो इसका समान है, दोनों का वॉल्यूम समान है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? शहद की। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? शहद की ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दोनों का वॉल्यूम तो समान है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? शहद की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शहद के 1 लीटर घोल में या जो भी है उनमें अणु बहुत पास पास है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, डेंसिटी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगी वो ठोस मीन सॉलिड की होगी, उसके बाद फिर लिक्विड की होगी, और सबसे कम गैस की होगी। इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, चलो, तो घनत्व का आपको याद हो गया। फिर अंतराण्विक स्थान, तो आपको पता है स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा गैस में। बहुत दूर दूर होते हैं इसके अणु, बहुत दूर दूर। आपने देखा था ना स्ट्रक्चर बनाए थे, तो इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। सबसे पास में इसमें स्थान में कैसे अरेंज करें? दूर दूर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि पास पास के अकॉर्डिंग? तो अंतराण्विक स्थान जिसमें सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होता है गैस में। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है गैस में। देखिए ना कितने दूर दूर होते हैं इसके मॉलिक्यूल, ऐसे दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, और लिक्विड के पास पास होते हैं थोड़े, और ठोस के बहुत ही पास पास होते हैं ये ऐसे।
तो इस तरह से तो आपको याद रखना कि अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, और सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड में। अंतरा आणविक स्थान जो होगा, ठीक है, सबसे कम होगा किसमें? सॉलिड पे, सबसे ज्यादा होगा गैस में। अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, क्या बताए थे? इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, कि आपस में कौन कितना ज्यादा बांध के रखेगा, कौन कितना ज्यादा बांध के रखेगा, कौन कितना ज्यादा बल लगाएगा। तो सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल जो होता है, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है वो सॉलिड पे लगेगा, तो सॉलिड पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? सॉलिड पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसके बाद लिक्विड पर लगेगा, फिर गैस पे लगेगा, अगर फोर्स की बात करें, इंट्रा आणविक बल की बात करें, फोर्स की बात करें तो, ठीक। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड था। तो यहाँ पर आए, बातों को समझे कैसी क्या चीजें, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रत्यास्थता की बात करते हैं। तो प्रत्यास्थता की जब बात करते हैं तो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। देखिए, प्रत्यास्थता में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनको रबड़ याद करवाया जाता है, ठीक है। आज उस समय रबड़ तक याद रखते, ठीक है। एक्चुअल में प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, तो बच्चों को बताया जाता है कि मान लीजिए रबड़ को खींचे, फिर छोड़ दिए, तो वो अपनी अवस्था में वापस चली गई ना, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जी बिल्कुल, आपको सही याद कराया गया था, उस समय के दौर पर वो बातें सही थी। क्यों? क्योंकि उस समय आपके दिमाग में जल्दी चीजें जाती नहीं थी, समझे में नहीं आता था कि ये क्या है, ठीक है। यही इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का शाब्दिक अर्थ है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आप, इलास्टिसिटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इलास्टिसिटी का शाब्दिक अर्थ है अपनी स्थिति का विरोध करना, स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। क्या बोलोगे? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, ठीक है। अपनी स्थिति में परिवर्तन का, इस बोर्ड को मैं खींचना चाहूंगा, अगर ये बोर्ड खिंच जा रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी कम है। जनरली रबड़ की इलास्टिसिटी, कई बार जो भी बच्चे पढ़े होंगे, जो जानते होंगे, उन्हें देखे होंगे कि इलास्टिसिटी के लिए, उदाहरण के लिए तौर पर क्या दिया जाता है? सबसे पहले रबड़, कि देखो रबड़ क्या होती है? इलास्टिसिटी। अपने रबड़ को खींचे, छोड़ दिए, अपनी अवस्था में चला गया, यही है प्रत्यास्थता, याद कराया जाता है। फिर उसके बाद उसको ये याद करना पड़ता है कि इलास्टिसिटी में स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से ज्यादा है। वो बोला कैसे भैया? खींचते हो फिर अपने दांत में तो रबड़ जाता, और स्टील तो हिलते ही नहीं है, खिंचते ही नहीं है। तो यही तो है इलास्टिसिटी, अपनी स्थिति या अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करना, ठीक है, या अपनी स्थिति में चेंजेस का विरोध करना ही आपका एक इलास्टिसिटी कहलाएगा। इस तरह से आप याद रखिए, जबरदस्त याद रहेगा, ठीक है। और काम भी बन जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होता है, क्लियर हो रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। तो सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा? रबड़ करेगी कि स्टील? स्टील सर भागेगा ही नहीं, खिंचेगा ही नहीं जल्दी, तो वही सबसे ज्यादा अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रबड़ खिंच गई तो वो अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ कम प्रत्यास्थ होगी, स्टील ज्यादा, क्योंकि वो विरोध ही कर रहा है, मतलब खिंचना ही नहीं दे रहा है, चेंज ही नहीं होने दे रहा अपने आप की स्थिति में। तो कौन अधिक प्रत्यास्थ होगा? रबड़, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉरी, रबड़ बोल दिए, स्टील है ना, स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा। कभी रबड़ और स्टील का आता है तो कुछ उसी के ज्यादा आता है। इसके बाद अब तो आप क्लियर हो ही गया होगा कि कौन है जो अपनी स्थिति में जल्दी विरोध नहीं होने देगा इन सब में? सर ठोस, तो ठोस सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा। सॉलिड, यहाँ पर मार्कर और बैंक डालना है, डाल देना, आता है, डालते हैं कि नहीं? थोड़ा धीरे है ना, ओके चलिए। तो हाँ, जब तक ये चला रहे हैं देख लेते हैं, ये भी चल जाएगा, बस अब ज्यादा, चलो है तो इतने मार्कर तो है, कोई नहीं, अपना पढ़ लो, कर लो, ठीक है। आते हैं इस पर, ठीक है। तो प्रत्यास्थता समझ में आ रहा है? सबसे अधिक किसमें होगी? ठोसों में। उसके बाद किसमें होगी? अब तो खुद ही बता दोगे, लिक्विड में सर और फिर गैस में। सबसे ज्यादा ठोस में होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होगी। ससंजक बल हमने बताया, एक ही प्रकार के अणु या एक ही प्रकार के तत्वों के मध्य लगने, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आप ससंजक बल बोल सकते हो। कल को आएगा, एक कांच की ग्लास है, एक कांच की ग्लास है जिस पर एक पानी की बूंद चिपकी हुई है, या पारा या कुछ भी है, ठीक है, ऐसे नहीं गिरती है आराम से। तो इन दोनों के जो मध्य लगने वाला बल है, ये कौन सा बल है? आसंजक बल। अलग अलग तत्वों के, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहेंगे, आसंजक बल। ये कहलाएगा हम इसको आसंजक बल पढ़ते हैं, ठीक है। आसंजक बल देख लेना क्या होगा, आसंजक बल है कि आसंजक बल है, पढ़ लेना हिंदी में,
ठीक है, तो असंजक बल कहा दिया जाएगा। और ससंजक बल क्या होगा, है ना, एक था असंजक बल, ऐसा हम पढ़ते रहे लेकिन असंजक होना चाहिए, और एक होता ससंजक बल, कोहेंसिव फोर्स, है ना, कोहेंसिव फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि असंजक बल क्या होगा, जो अलग अलग तत्वों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल होंगे। कांच एक अलग है, ये तो कांच ना है, और ये पानी है। कांच और पानी के मध्य, अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है, इसको बोलेंगे असंजक बल। पानी पानी के मध्य अणुओं के बल लगेगा, उसको बोलेंगे ससंजक बल। समान प्रकार के तत्वों के मध्य लगने वाले बल को ससंजक, और असमान के प्रकार में असंजक बल। तो बताइए कि इन सब में ससंजक बल किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है, आपको पूछने वाली बात नहीं है। ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, वो होता है ठोस भाई। ठोस में बहुत ज्यादा फोर्स रहेगा, ठीक है, तो ये जाएगा सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस। ये सीक्वेंस तो आपको याद ही रहेगा, इसमें क्या ही दिक्कत है। विसरण, डिफ्यूजन, मतलब जैसे ही विस्फोट हो रहा है, जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे ही खोल रहे हैं, बड़ा बड़ा यहाँ वहां भागने लगेंगे। कौन करेगा, कौन भागेगा भाई, भागने की प्रवृत्ति इसमें किसमें सबसे ज्यादा, डिफ्यूजन का, बड़ा यहाँ पर भागने लगेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो किसमें ज्यादा है सबसे ज्यादा विसरण की, बड़ा फैलने लगेंगे, सबसे ज्यादा गैस। जैसे ही अगर मान लीजिए बलून से भी आप गैस को निकालते, फिर यहाँ वहां फैल जाएगी, ठीक है। द्रव को पानी जैसे ही बहाओगे, फटफट यहाँ वहां भाग जाता है। तो सबसे ज्यादा जो विसरण की प्रॉपर्टी होगी वो गैस में होगी, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होगी सॉलिड पे। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। इधर से आपके 1 नंबर पर जाने हैं, सारी चीजें याद रखना, और सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी, सारी चीजें हमने आपको बता दी कि क्या होता है, कैसी क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। सब पेपर के व्यू पे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो हम कुछ कराते ही नहीं है, हम खुद कुछ नहीं करते, तुमको क्या कराएंगे। तो याद रखना है अच्छी तरह से, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलना नहीं, अच्छी तरह से याद रखने सारे लोग, ठीक है। जिस कहीं हिंदी इंग्लिश में दिक्कत जा रही है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि वो भी आपसे बने। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, और देख लेते हैं क्या कवर करना है। 10 मिनट 5 मिनट और क्लास ले लेते हैं आपकी। हर चीज जितना ही बता रहे वो भी, फिर उसके बाद तो हो ही गया। ठोस द्रव गैस के अलावा भी 2 अवस्थाएं और है, कौन कौन सी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, है ना, तो वो तो हमने बता ही दिए हैं। इसके बाद बोल दिया प्लाज्मा अवस्था के बारे में। प्लाज्मा अवस्था के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है, एटलीस्ट आज अवस्थाएं तो करवा ही दे, और फिर कोशिश करेंगे कि अभी, लेकिन अभी रिदम तो एक प्रकार से आप लोग का बने, एक प्रकार से डेली हैबिट बने आपके पढ़ने की, तभी तो हम रिदम मतलब और टाइमिंग को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए कि क्या क्या होगी प्लाज्मा अवस्था और कैसी क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता, तो वो आपको याद ही रखना है कि आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं है। सर अभी तो एक बात सिखाए थे कि अगर आप पूछोगे कि हाँ तो जनरली वही मेजर किया जाता है, इसका नहीं, ठीक है। आपने बताया थी कि अगर आकार और अवस्था निश्चित नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन में प्लाज्मा थोड़ी ना रहना है, और रहेगा तो फिर इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। वहां पर रहेगा ठोस द्रव गैस, सभी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा है जिसके क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ठोस। और अनिश्चित होता है दोनों के दोनों, तो गैस, क्योंकि वहां पे प्लाज्मा थोड़ी ना रह रहा आपका, ठोस द्रव गैस, इनमें से सभी, इनमें से कोई इस तरह के ऑप्शन रहेंगे, तो आपको बताना है गैस का कुछ निश्चित होता, आकार आयतन दोनों निश्चित होता, ठीक है। पहली बात प्लाज्मा में भी ऐसा होगा। सेकेंड बात क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्लाज्मा की हाँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा विलियम क्रुप्स द्वारा, इसको 1879 में, 1889 में विलियम क्रुप्स, विलियम क्रुप्स, विलियम क्रूप्स के द्वारा खोजा गया है, विलियम क्रूप्स के द्वारा खोजा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, ठीक है। इसके बाद ये पदार्थ की कौन सी अवस्था, तो आप तो जानते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की फोर्थ स्टेट है, चौथी अवस्था है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था, ये भी आप जानते हो, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन रहता है कि इनके फाउंडर, क्योंकि भाई 5 ही अवस्था, खुद सोचिए केमिस्ट्री में केवल आप 5 ही अवस्थाएं पढ़ रहे हो, उसमें भी आप को याद नहीं रहेगा कि विलियम क्रूप्स, तो फिर दिक्कत है। ठोस द्रव तो गैस याद ही रहेगा, चौथी और 5वीं तो एटलीस्ट आपको याद रखना है विलियम क्रूप्स ने, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्रूप्स, क्रूप्स क्रूज कैसे याद कराएं यही सोच रहे थे, जाने दो, अभी याद कराएंगे, अभी टेक्निक बनाए नहीं, ठीक है। तो क्रूप्स हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, लेकिन ओ यहाँ पर हो गया, ठीक है। खोज इसने की है, खोज इसने की है, ठीक है। प्लाज्मा की खोज इसने करी है, लेकिन नाम किसने लाया है, नाम किसने दिया है, नाम दिया, या प्लाज्मा नाम बोला है, ठीक है, किसने,
प्लाज्मा की खोज की विलियम क्रूप्स ने, नाम किसने दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इरविन क्या ही है भाई, लैग्म्यूडर, ठीक है, इरविन लैग्म्यूडर, इरविन लैग्म्यूडर, लैग्म्यूडर, ठीक है। अब ये नाम है जो कि आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि पेपर में आते हैं, इसलिए बताया जा रहा, वरना क्या ही जरूरत थी, ठीक है। खोजकर्ता की अगर बात की जाएगी तो खोजकर्ता विलियम क्रूप्स होंगे, इनके कब करेंगे 1879 में, बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसको याद रख पाते हो, ठीक है। और नाम दिया है तो किसने दिया, इरविन लैग्म्यूडर ने, ठीक है। तो इरविन लैग्म्यूडर ने इनका नाम दिया है और खोज कर रहे हैं क्रूप्स, ठीक है, खोज क्रूप्स नहीं, खोज क्रूप्स ना, और नाम दिया तो लैग्म्यूडर ने, इरविन लैग्म्यूडर ने, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना सारी बता दे रहे हैं हम। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। गजब गजब बात हो गई भाई, सूर्य और तारे, क्योंकि सूर्य और तारे क्या होते हैं, अब आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि सूर्य और तारों की जो अवस्था है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सूर्य और तारों की ऊष्मा जो होता है ना वो किसकी अवस्था के कारण होता है, प्लाज्मा। सूर्य और और सूरज भी एक तारे ही है, लेकिन उसको अपन जनरली सूर्य बोल देते हैं, ठीक है। सूरज कोई ग्रह रहे नहीं तो ग्रह में मारा है, कि निम्नलिखित में से क्या अलग है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, अरे अब चंद्रमा भी लिख दिए हैं, मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शनि और सूर्य, या बुध तो कुछ भी दे देगा। तो निम्नलिखित में से क्या अलग है, तो मानना है सूरज, क्या अलग मानना है, सूर्य, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, लेकिन ये तारा है। तो यहां पर वही हो रहा है, सूर्य और तारा, सूर्य और तारा की ऊष्मा, पूरा लिख लीजिएगा है ना, हम क्यों लिख दे रहे हैं। सूर्य और तारे की जो ऊष्मा है ना वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, सूर्य और तारों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो हमें एक क्वेश्चन याद आ रहा है आपके लिए कि सूर्य और सूर्य में है ना, क्योंकि तारों में जनरली बोल सकते हो, तारों में, तारों का ना पूछ करके डायरेक्टली पेपर में सूर्य पूछता है, लेकिन तारे भी पूछ लेगा तो याद रखना है। सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो कैसे बनती है बताइए, जो ऊष्मा बनती है वो कौन सी प्रोसेस से बनती है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बार बार पेपर में आती है। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। इसकी प्रोसेस दो प्रकार से आती है, इसको बोलते हैं क्या, फ्यूजन, और एक को बोलते हैं फ्यूजन, है ना। एक का होता है फिजन और एक का होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन किसमें आएगा, सन जिसमें आ रहा है उसमें आएगा फ्यूजन, देख लेना। और एक होगा, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। फ्यूजन जो आएगा वो किसमें आएगा, विखंडन ना, इंग्लिश में भी आपको याद रखना होता है, तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन याद रख लेना। अब क्या आता है, ठीक है, तो क्या चीजें आपको याद रखना है, कैसी कैसी चीज होगी, क्या क्या प्रोसेस होगी वो याद रखिए। नाभिकीय जो संलयन है ना, नाभिकीय संलयन प्रोसेस किसमें होती है, सूर्य में। पहले तो बम की बात करें क्योंकि बम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कि हाइड्रोजन बम में बोलेगा, हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो हाइड्रोजन बम में किसकी प्रोसेस यूज होती है, नाभिकीय संलयन वाली प्रोसेस यूज होती है। जबकि परमाणु बम में, परमाणु बम में नाभिकीय, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन प्रोसेस यूज होती है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। ज्यादा हार्मफुल कौन रहता है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस वाला। नाभिकीय संलयन ज्यादा खतरनाक होता है, या ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डेंजर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम, अगर अभी तो परमाणु बम गिरे थे तब ये काम हुआ था वहां पे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी का। अगर हाइड्रोजन बम गिर जाते तो क्या होता, तो परमाणु बम कम हार्मफुल रहता है, ये ज्यादा हानिकारक है, ये ज्यादा डेंजर है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है भैया, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो हाइड्रोजन बम इसी की प्रोसेस पर काम करता है, विखंडन परमाणु बम के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है, जो विस्फोट होता है, वो नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है, उसमें नाभिकीय संलयन वाली प्रोसेस होती है। प्लाज्मा अवस्था के द्वारा भी आप बोल सकते हो, उसमें कोई नहीं। सूर्य की जो होती है वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन के अणु है ना, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता है,
यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और एक समय आएगा, तभी तो बोलते हैं कि क्योंकि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता जा रहा है तो एक समय दौर आएगा जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, उस दिन तारा नाश हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक समय आएगा जब हाइड्रोजन अंत हो जाएगा तो उस दिन विनाश हो जाना है। ठीक है, ना जाने वो कब समय आएगा, नहीं आने वाले इतनी आप तो चिंता मत करो। ठीक है, तो याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हजारों वर्ष लग जाने। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बनता जा रहा बनता जा रहा बनता जा रहा, वो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस कर रहा है पूरी। तो हाइड्रोजन के जो अणु है या तत्व वो किसमें, हीलियम में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य तापमान दे पा रहा है, ऊर्जा दे पा रहा है, ऊष्मा दे पा रहा है। इस तरह से आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है। विखंडन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बता दी, किसमें होता है वो बता दिए, ये सारी चीजें बता दी। एक लास्ट अवस्था और बता देते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं। ये सारे फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी क्लास को कल करेंगे और फिर टाइम ड्यूरेशन जो है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ा दी जाएगी। पहले हैबिचुअल तो बनो पढ़ाई करने के, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल पे रह पाओ उतनी देर तक, रिकॉर्डिंग देख पाओ। इसके बाद आते हैं बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पूरे रेलवे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन रेलवे के बाहर का नहीं। ठीक है, और रेलवे से रिगार्डिंग सारी चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही क्वेश्चन आप हर जगह भी देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते ही क्या, सब तो बता ही दे रहे हैं। तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक रासायनिक। यही क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ठीक है, भौतिक रासायनिक हो गया, चले दो। तो बस इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, वो तो फिर अलग ही हो जाएगा, फैक्ट ही अलग हो जाएगा। तो बस इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होगा, ये कौन सी है, फिफ्थ है, फिफ्थ अवस्था है। ठीक है, पांचवी अवस्था पदार्थ की, पांचवी अवस्था। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, बस इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। इसके अलावा और कुछ ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अब कल आपको पढ़ा देंगे हम भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, या फिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कल अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। केवल ऐसे नहीं कि बस समझा दिए, उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसी 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 चीजें आती है। ठीक है, भौतिक अवस्था और भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कल पढ़ोगे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का जमना, शरबत का बनना, इस तरह के तो छोटे छोटे बात कर दिए। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए होंगे अपन सब कवर करेंगे। और उसके बाद लगेगी जो क्लास, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी, क्योंकि उसमें वन लाइन फैक्ट होंगे इस लेसन के, वन लाइन फैक्ट होंगे और सारे के सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब के सब पेपर में आने वाले सदाबहार क्वेश्चन है, जिनको छोड़कर आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब वो देखते हैं वो अभी आने वाला है क्या, आगे आने वाला है, अभी आएगा क्या, नहीं नहीं अभी नहीं आएगा। इसके बाद फिर आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, एक दो दिन की क्लास के बाद ही वो चीजें आएंगी। वो जो फैक्ट आएंगे ना वन लाइन, वो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो वन लाइन फैक्ट आ जाएगी वाली क्लास, मतलब इस लेसन में जो वन लाइन फैक्ट है, वो और भी ज्यादा आपको फायदा देने वाली है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। ओके।